हेलो एवरीवन। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी रिटेन है। गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए इसको मैनेज करना। आई होप साउंड आपको क्लियर मिलेगा। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक मैराथन सीरीज़। पूरा एक मैराथन वीडियो होगा ये 200 क्वेश्चंस का, नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि राष्ट्रवाद, यूरोप के राष्ट्रवाद पे। बच्चों ये सिर्फ एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई बेस्ड नहीं होगी क्लास आपकी आज की। बिहार बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, बंगाल बोर्ड वाले, राजस्थान बोर्ड वाले, मध्य प्रदेश बोर्ड वाले, दिल्ली बोर्ड वाले, जितने बोर्ड वाले बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड वाले, वो भी आ जाओ, जुड़ जाओ और वो भी देख सकते हैं सारे इस वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को, क्योंकि क्लास 9th या क्लास 10th, ठीक है, उसमें इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में आपको लिखे हुए दिखेंगे यहाँ पे, जिसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा वहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सीधे पहुँच जाओगे, जहाँ से आपको ये मिल जाना है। ठीक है ना। सारी बातें हम लोग बाद में वीडियो में करते रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं टॉपिक को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि भाई मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ करूँगा, तो जो बिहार बोर्ड वाले होंगे या स्टेट बोर्ड वाले, वो ये सोच के ना आए कि सिर्फ इंग्लिश में वीडियो होगी या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो है। ये वीडियो सबके लिए है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन आ चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड है और 200 क्वेश्चंस हैं, तो जमे रहना है अंत तक। पूरा एकदम बगिया उधेड़ देंगे आज, ईंट से ईंट बजा डालेंगे इस चैप्टर की। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, देखो ये वर्ड ही है ना, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ड है। एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरीके से, ये ऑलरेडी आप जानते हो, लिखा भी हुआ है, लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो एकाधिकार, ठीक है, किसी भी शक्ति, ऐसी कोई भी शक्ति या फिर ऐसा कोई भी व्यवस्था जिसका एकाधिकार हो किसी भी डिसीजन को लेने में या किसी भी काम को या पॉलिसी मेकिंग में, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ करेंगे। ज़्यादातर ये वर्ड जो है वो या तो किसी मोनार्कियल सिस्टम के लिए, मोनार्कियल का मतलब होता है राजतंत्र, राजतंत्र के लिए इस्तेमाल होता है, या जहाँ पर राजा का राज हो, या अगर कोई मिलिट्री का शासन है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ है ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, वो जनरल थे, वो राष्ट्रपति बन गए थे, यानी कि मिलिट्री कूप का सहारा लिया था उन्होंने और वो काबिज हो गए पाकिस्तान की सत्ता पे। तो ऐसा केसेस में आप देखने को मिलते हैं आपको कि डेमोक्रेसी नहीं होती है, एक आदमी अकेले रूल करता है। होप आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूटोपियन। देखो ये यूटोपियन जो वर्ड है ना, ये डायरेक्टली लिंक है किससे, फ्रेडरिक सोरियो से। ठीक है, आगे उसको देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। क्या मतलब है इसका। आइडियल मतलब इतना ज़्यादा आइडियल, आइडियल इन द सेंस कह सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल भाषा में राम राज्य की, है ना। यूटोपियन विजन में फ्रेडरिक सोरियो ने राम राज्य की कल्पना कर ली थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा साम्राज्य होगा, एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सभी इक्वल हैं, सभी एक साथ, यू कैन से फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, विदाउट एनी रेसिज्म, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सब एक साथ रह रहे हों। नेशनलिज्म की यहाँ पे फीलिंग निकल के आती है। यहाँ बात होती है गाइज, है ना, यूनिफिकेशन की। आगे आप इस चैप्टर में देखेंगे यूनिफिकेशन टर्म। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूटोपियन का आप कह सकते हो कि मतलब है।
ठीक है, कहीं भी लगे कि डाउट होए या कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए बना है, आप वहाँ मेंशन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक तो बनता है, बिकॉज बहुत मेहनत लगा है 200 क्वेश्चन एक चैप्टर से छांटने में। ये आप समझ सकते हैं कि मतलब कुछ घंटे या कुछ मिनटों की मेहनत तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज हिज ड्रीम एज अ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि मैं यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है फ्रेडरिक सोरियो की। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हो कि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ बात हो रही है किसकी, तो फ्रेडरिक सोरियो की, और यहाँ पे आंसर भी आपका वही है, जिन्होंने अपने पेंटिंग, अपने पिक्चर के थ्रू ये विजुअलाइज करवाया था कि एक ऐसा राष्ट्र हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कि डेमोक्रेटिक हो, वो कहे तो बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट डज द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक सीरीज में, मतलब एक उन्होंने पूरा 4 पिक्चर्स का पूरा सीरीज बनाया था, जिसमें उन्होंने उनकी जो फर्स्ट पेंटिंग है, ठीक है, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the people of Europe and America, men and women of the all ages and social classes marching in along a train। मतलब सिंपल भाषा में यहाँ समझना क्या है कि men and women, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि men and women and all the ages, साथ में social classes। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ फ्रेडरिक भाई साहब जो है वो किस टर्म को दर्शा रहे हैं, यहाँ वो इक्वालिटी, क्योंकि जब हम मेन और वुमेन एक साथ की बात करते हैं तो ये इक्वालिटी है, साथ में सोशल क्लासेस जैसे ही आ गया तो ये सोशल, आप इसको कह सकते हो कि सोशल फ्रैटर्निटी भी है ये, और सोशल फ्रैटर्निटी के अलावा, भाईचारा के अलावा, ये सामाजिक एकता यानी कि रेसिज्म, अनटचेबिलिटी, इन सब के खात्मे की बात करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनका इशारा किस ओर था, कि ये एक ऐसा समाज दिखाना चाहते थे जहाँ पे अब सब बराबर हो चुके हैं, है ना। एक नेशनलिस्ट फीलिंग आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में है, कि वो बताना चाहते थे अपनी पेंटिंग के थ्रू। होप यू अंडरस्टूड गाइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाई लिबर्टी। देखो पर्सोनिफाई क्या होता है, यह समझना क्या है कि पर्सोनिफाई क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा पर्सोनिफिकेशन, स्पेशली ये हम लोग सुनते हैं कहाँ, पोएट्रीज में सुनते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है ना, कि एक जादू जैसा फील आता है कि भाई निर्जीव चीज में आपने जान फूंक दी, है ना। आपने क्या कर दिया, आप सुनोगे कि पेड़ नाच रहे थे, मेढक गा रहा था, है ना। मेढक जो है अपने यहाँ वो सुनिधि चौहान से भी ज़्यादा अच्छा गा रहा था, है ना। अरिजीत सिंह भी कमबख्त फेल है उसके सामने। जब पर्सोनिफाई करता है, पोएट अपनी एक खुद की काल्पनिक दुनिया तैयार करता है जहाँ वो अपने पात्रों यानी कि अपने कैरेक्टर्स को अपने अकॉर्डिंग प्ले करवाता है, ठीक है ना। तो वही वर्ड है पर्सोनिफाई। सो गाइज यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का जो काम है वो कहाँ हुआ था, पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हो कि जो पर्सोनिफिकेशन है उसको करने का काम किसने किया, तो आर्टिस्टों ने किया, और यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया फीमेल फिगर को। आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे ऐसे ही फीमेल फिगर के बारे में, इसको हम लोग जानते हैं जर्मीनिया, जर्मीनिया के नाम से, है ना। जर्मनी की माता जर्मीनिया, जैसे भारत की माता भारत माता। तो सिमिलरली आपका आंसर होगा कि टू पर्सोनिफाई द लिबर्टी द आर्टिस्ट यूज फीमेल फिगर्स, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, व्हाट डज द फीमेल फिगर ऑफ लिबर्टी बियर इन द हैंड्स। हैंड, अब देखो यहां पे बात पेंटिंग के अंदर की हो रही है, ठीक है। पेंटिंग में आप देखोगे कि एक हाथ में कुछ उन्होंने पकड़ रखा है, ठीक है। समझना क्या है, क्या पकड़ रखा है, तो पकड़ रखा है, जो मेनली पकड़ रखा है वो है चार्टर। सवाल है भैया ये चार्टर क्या होता है,
जो 6th के बच्चे होंगे अगर वो देख रहे हैं गलती से, सॉरी 6th नहीं 8th, क्लास 8th के बच्चे, तो आपने सुना होगा, पढ़ा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर करवाया था, किससे? क्वीन एलिजाबेथ से। किस बात का? कि भाई इंग्लैंड से, यानी कि देश इंग्लैंड कंट्री से कोई भी इंडिया यानी कि ईस्ट के तरफ ट्रेड करने नहीं आएगा। तो चार्टर बोले तो एग्रीमेंट, सिंपल भाषा में, ठीक है ना। तो भाई एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट भाई कि एग्रीमेंट के अंदर ये था, यानी कि आप कह सकते हो कि एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हो कि इनलाइटमेंट इन वन हैंड, है ना। किस बात की इनलाइटमेंट थी? कि द राइट्स ऑफ मैन, राइट्स यानी कि गाइस यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, मौलिक अधिकारों की। तो सिंपल भाषा में कि उनके हाथ में जो चार्टर था वो एक लॉ बुक आप कह सकते हैं, जो कि सबके लिए एक बराबर कानून को दर्शाता था कि भैया कानून के नज़र भी आप सब बराबर हो जाएंगे। ऐसा कुछ आप है जो आप समझ सकते हैं मोटा मोटा। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द 2 कंट्रीज विच वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। देखो यह एक नया वर्ड निकल के आया है, ठीक है ना। समझना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि भाई नेशन स्टेट क्या चीज है। सो गाइस नेशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र, ठीक है, जहाँ पे कोई किंग नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर किंग भी है ना तो उसकी एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल बाउंड्री होगी, जो कि आप कह सकते हो लैंग्वेज बेस्ड हो सकती है, कल्चर बेस्ड हो सकती है, रिलीजन बेस्ड हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट एक ऐसा भौगोलिक ढांचा, ठीक है, एक ऐसा भौगोलिक ढांचा जिसका निर्माण जो है ना किसी एक पर्टिकुलर नींव पे रखा गया हो। वो भाषा हो सकता है, जैसे आप कह सकते हो कि हमारा जो देश भारत है, इसका जो भौगोलिक ढांचा है उसकी नींव अगर रखी जाती धर्म के आधार पे तो वो हिंदुत्व होता, क्योंकि भाषा तो हमारे यहाँ बहुत है, ठीक है ना। तो जैसे आप जब आप सिविक्स में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कि बेल्जियम में के अंदर क्या था, जर्मन स्पीकर थे। अपने श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी भाषा बोलते थे। तमिलियंस ने तमिल एलम का डिमांड किया जो कि तमिल भाषा के आधार पे था। बिल्कुल ये वैसा ही है नेशन स्टेट, ठीक है, समझ सकते हैं आप यहाँ से। तो आंसर क्या है कि द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, ये वो 2 कंट्री थे जो ऑलरेडी क्या थे, नेशन स्टेट उस समय तक बने हुए थे। कब? जब फ्रेडरिक सोरियो ये पेंटिंग बना रहे थे उसके पहले की बात है ये लोग ऑलरेडी हो चुके थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द सोरियोज शो द पीपल ऑफ द जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग? सॉरी गाइज, सर्दी भी हो रखी है, क्या करें। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं कि भाई जर्मनी की सॉरी, देखो आप बहुत ज़्यादा केसेस में देखोगे कि अपने जो सोरियो भाई साहब है ना, ये क्या है, भविष्य वक्ता है आप कह सकते हो। जब ये पेंटिंग बना रहे थे उस समय जब ये पेंटिंग गाइस बना रहे थे उस समय क्या था, ऑलरेडी क्या था, प्रोसेस चल रहा था, मतलब यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। ये लोग यूनिफाइड हुए नहीं थे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोरियो शोड द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग रिप्रेजेंट द फ्लैग दे कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, यानी कि उनके यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही थी उसमें आप कह सकते हो कि एक स्टेप अहेड जाके उन्होंने उनको ऑलरेडी यूनिफाइड हुआ बता दिया कि वो लोग यूनिफाइड हो गए, ऐसा मान लीजिए। और अगर हो जाते या हो जाएंगे तो उनका जो नेशनल फ्लैग होगा वो उनका सिंबल बनेगा, ऐसा मोटा मोटा इसका मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज फ्रेडरिक सोरियो शोज क्राइस्ट सेंट एंड एंजल्स गेजिंग अपॉन द सीन फ्रॉम द हेवन अबव? ठीक है, आप जब पेंटिंग को देखोगे ना तो ऊपर आपको दिख जाएंगे कि बहुत सारे क्या है देवी देवता जो हैं, यानी कि यूरोप के कल्चर की बात करें तो उस हिसाब से सारे लोग देख रहे हैं। ये किस बात को दिखाता है गाइस? तो ये फ्रेटर्निटी वर्ड को सिंबलाइज करता है।
ठीक है ना। किस बात को सिंबलाइज करता है ये, तो ये फ्रेटर्निटी वर्ड को सिंबलाइज करता है। आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन देख सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट हैपेंड इन यूरोप व्हेन नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज फोर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में गाइस समझने का कहाँ है, तो इस क्वेश्चन में समझने की बात है फोर्स, ठीक है। इसमें समझने का जो मेन लॉजिक है वो है फोर्स के साथ, कि क्या नेशनलिज्म की जब एक आंधी चली, या फिर कह सकते हो कि एक आग नेशनलिज्म की जब बढ़ी, ठीक है ना, तो उस समय ये एक लहर था। हर छोटा बड़ा कैसा भी राष्ट्र हो, मतलब राष्ट्र कहने का मतलब है कि जो लोग, ओवरऑल कलेक्शन ग्रुप ऑफ पीपल, दे ऑल गाइज वांट नेशनलिज्म, यूनिफिकेशन, ठीक है ना। तो यही इसी फोर्स की बात यहां पे हो रही है। इसका असर क्या हुआ देखो, इन द 19th सेंचुरी nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world। सवाल ये है गाइज यहाँ पे कि क्या मतलब है पॉलिटिकल का और क्या मतलब है मेंटल का। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल वर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक नया टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, ठीक है। क्या ये आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, ठीक है, एक ऐसी राजतंत्र जो कि सेंट्रलाइज्ड, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, सॉरी लोग, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड मुझे बोलना चाहिए था। वेट अ मिनट गाइस, हाँ, सो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड होगा ये, सॉरी, सेंट्रलाइज्ड का मतलब तो कुछ और ही होता है, ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड मोनार्की है ये। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड मोनार्की का मतलब क्या है कि एक ऐसी राजतंत्र जिसमें कि राजा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगा और उसके भी जो अधिकार होंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हुई यूरोप के अंदर, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। साथ में मेंटल वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा क्या हो रहे थे, वो ज़्यादा लिबरल होते जा रहे थे। उनको क्या चाहिए था, उनको रिप्रेजेंटेशन अब चाहिए था गवर्नमेंट के अंदर। तो इसी बात की चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है। जो कि मतलब एक जो लहर उठी नेशनलिज्म की, उसने इन्हीं दोनों बातों पे फोकस किया उस समय। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, ठीक है, चेंजेस। तो चेंजेस के अंदर क्या क्या है गाइस, what was the end result of the changes in the political and mental world of Europe? So the end result of the changes in the political and mental world of Europe was the, अब देख सकते हैं यहाँ पे, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। नेशन स्टेट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि नेशन स्टेट क्या होता है। सो मल्टीनेशनल डायनेस्टीज के जगह पे नेशन स्टेट का जन्म हुआ, यानी कि एक भौगोलिक संरचना बनी। वो कल्चर के आधार पे हो सकता है, वो भाषा के आधार पे हो सकता है, वो धर्म के आधार पे हो सकता है। तो आप इसको मोटा मोटा इतना ही समझेंगे, इतना ही दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट। ठीक है, क्या है ये मॉडर्न स्टेट, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट डेवलपिंग ओवर a long period of time, Europe was made the modern state should have a centralized power exercising sovereign control over the clarity defined territory। मतलब क्या है इस पूरे का कि मॉडर्न स्टेट जो है उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, पावर का केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रॉम द टॉप से एक अथॉरिटी होगा जो इस पूरे सिस्टम को क्या करेगा, गवर्न करेगा या चलाएगा, ठीक है ना। चलिए, और वो सॉवर्जिनिटी का क्या मतलब होता है गाइस, कि सॉवर्जिनिटी हो गया आपका कि पब्लिक, लोगों से जुड़ी हुई, कि ये जो सरकारी व्यवस्था होगी उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ नेशन स्टेट। ऑलरेडी फिर से क्लियर्ड है, बता चुके हैं आपको।
ठीक है, तो आप आंसर को देख लीजिए अच्छे से। कोई अगर डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए नीचे में फटाफट। केम द डेवलप एंड सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे जो मोटा मोटा समझने का है वो यही है कि कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। कॉमन आइडेंटिटी भाई समझो, बहुत सिंपल है। मैं बिहारी हूँ, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम बिहारी। तो अगर मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो सपोज कर लो कि लंदन में अगर कोई तुम्हें भोजपुरी बोलने वाला बंदा दिख गया कहीं, है ना, लंदन की बात हो रही है, वहाँ कोई अगर आपको भोजपुरी बात करता हुआ बंदा दिख गया है तो क्या होगा, है ना, आप उसको तुरंत क्लिक कर लोगे कि भाई तू कहाँ से हुए, है ना, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये तो भोजपुरी बोल रहा है, तो ये जरूर बिहार का होगा। आप उसके पास जाएंगे, कहेंगे ए भाई तू कहाँ से हुए, है ते बिहारी बड़े का, वो कहेगा हे मर्दवा, हाँ भाई हम बिहारी है ना, हई तहुआ बिहारी है बड़ा, कहाँ से बड़ा हो भाई, बात शुरू हो गई गाइस। ये कॉमन कल्चर है हमारा, तो आपने कनेक्ट कर लिया उसको अपने लैंग्वेज से। सो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर, लाइक द मेन थीम बिहाइंड द नेशन स्टेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज द कॉमन सेंस फॉरगेट इन अ नेशन स्टेट? The common sense in a nation state was forget through struggle, through actions of leaders and the common people. देखो बात कॉमन सी बात है, एक स्ट्रगल किससे स्ट्रगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रगल की बात हो रही है राजाओं से, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम से अपनी पहचान लेने की बात है यहाँ पे, ठीक है। Why should you read the chapter The Rise of Nationalism in Europe? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, कि आप क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, है ना। हालांकि क्वेश्चन 15वां नंबर नहीं, सबसे पहला नंबर होना चाहिए था, फिर भी मैंने सीरीज़ में डाला है तो 15वें नंबर पर ये क्वेश्चन है आपके लिए कि वी शुड रीड द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच अ नेशन स्टेट एंड द नेशनलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये हमें समझाएगा कि कैसे एक पहचान, यानी कि यूरोप में आज जितने देश आप देख रहे हो वो देश वैसे नहीं थे जैसे नक्शे पे आज दिख रहे हैं। ये देश इमर्ज हुए हैं और ये इमरजेंस जो है वो एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल के बाद उन्हें मिला है। तो यही बात दर्शाता है हमारा ये चैप्टर। आप जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं गाइस, टाइम बहुत लगने वाला है ना, और लंबा सीरीज चाहिए, पूरा लंबा चलेगा। तो मिनिमम आप तुम ये पकड़ के बैठे हैं कि आप 1-1.5 घंटे के लिए वीडियो ऑन रखने वाले हैं, तो भाई इसलिए जमे रहिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, कुछ छूटना नहीं है इस चैप्टर में, है ना, इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड है। चलो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स भी हैं। हु वाज अर्नेस्ट रेनन गाइस? अर्नेस्ट रेनन भाई साहब कौन थे? तो याद रखेंगे मोटा मोटा साहब कि ये फ्रेंच फिलोसफर हैं, है ना, 1823 टू 92। और ये कहाँ थे? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशन समझाया था, इन्होंने एक फिलॉसफी दी थी, आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन कि नेशन क्या है, एक राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि एक फिलॉसफर थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे और इन्होंने नेशन के बारे में फिलॉसफी दी थी। ठीक है, वेयर इज द गिवन स्पीच ऑन नेशन, कहाँ दिया था इन्होंने? तो यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन में 1882 में दिया था इन्होंने। ठीक है ना। द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस ऐसे इंटाइटल क्वे इस्ट क्वेन। तो कुल मिला के गाइज चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो छोड़ना कुछ नहीं है, खाना कौन थे ये? तो अर्नेस्ट रेनन एक फिलोसफर थे, फ्रेंच फिलोसफर थे। कहाँ दिया इन्होंने अपना स्पीच? तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन में दिया, सॉर्बन में दिया। कब दिया? तो 1882 में दिया। ठीक है ना। फिर ये पब्लिश भी हुआ, और ये पब्लिश कहाँ हुआ? तो इस वाले ऐसे में के साथ ये पब्लिश हुआ, इसका है आप देख सकते हो क्वे एस्ट सी क्यू, इवन फ्रेंच में लिखा हुआ है, मतलब प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में होगा, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप स्पेलिंग पे ध्यान दें और आप इसको लॉक कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ही सेड अबाउट नेशन। भाई साहब ने क्या कहा नेशन के बारे में? आइए इनकी थोड़ी सी इनकी बातों को भी देख लेते हैं, वरना इनकी आत्मा बुरा मान जाएगी, है ना। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए जहाँ भी हों भाई साहब पढ़ लेते हैं क्या बोला इन्होंने। भाई साहब ने मोटा मोटा ये कहा कि नेशन इज ए कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट
ठीक है। अ हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस द नेशनल आइडिया। सिंपल भाषा में एक पास्ट होना चाहिए, ठीक है, एक पास्ट हो हमारा, एक प्रेजेंट हो हमारा, एक कंबाइंड फ्यूचर हो हमारा, और हम एक कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर को बिलोंग करते हो। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत हो, हम एक दूसरे में बिलीव करते हो और एक दूसरे को सपोर्ट करें। यही ओवरऑल लॉजिक है इनकी सारे प्रवचनों का। आप देख सकते हो एनसीईआरटी वाले सोर्स करके एक ब्लॉक दिया हुआ है, आप उसमें इस बात को चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अगर नहीं आ रहा हो भाई तो बता दियो कि कहाँ कमी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चाहूँगा कि पूरा करूँ, शॉर्ट आउट कर लूँ। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट तीनों, है ना, सब्सक्रिप्शन सब कुछ पैरेलल में चालू रखना है एकदम। मतलब आपको क्या बन जाना है, इन शॉर्ट आपको वायरस बन जाना है। वायरस ये कोविड वाला वायरस नहीं, 3 इडियट वाला वायरस जो एक साथ 2 काम कर सकता था, तो आपको एक साथ 3-4 काम करने हैं, क्योंकि आप जो अब ज़्यादा मॉडर्न हो गए हो, है ना। चलो नेक्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन है 16वां नंबर हमारा कि व्हेन डिड द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम। सो आपको पता है कि 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूरोप के इतिहास में ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज फ्रांस की क्रांति ने गाइस लोगों को, स्पेशली यूरोप के लोगों को समझाया, सिखाया कि नेशनलिज्म क्या है और ये कैसे आ सकता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वो पहला एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का जो कि क्रिएट हुआ और यूरोप के अंदर, और नेशनलिज्म के सेंस को उसने प्रमोट किया, ठीक है ना। तो आप इसको दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, नंबर 17, व्हाट लेड द ट्रांसफर ऑफ सवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रांस सिटीजन। यानी कि इन शॉर्ट राजतंत्र से प्रजातंत्र की तरफ फ्रांस कैसे तब्दील हुआ। क्वेश्चन का मतलब ये है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम आफ्टर लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन विच ट्रांसफर्स द सवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्की बॉडी टू फ्रेंच। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ओवरऑल इसका मेन जनक है या मेन घटक है, वॉट एवर यू कैन से, कि जिसके वजह से एक स्थानांतरण हुआ, सत्ता का स्थानांतरण, ठीक है ना। सत्ता यानी कि पावर, रूल, ठीक है, पॉलिटिकल पावर, वो कहाँ थी, मोनार्की के से डेमोक्रेसी के पास आ गई। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम। क्या प्रोक्लेम किया, मतलब क्या स्थापित किया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। तो गाइस इसने कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। यानी कि ओवरऑल ये जो हम बात करेंगे ना, नेशनलिज्म नेशनलिज्म नेशनलिज्म, इस नेशनलिज्म वर्ड को प्रोक्लेम किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा कि व्हाट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज डू टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो एकता लाने के लिए फ्रांस की क्रांति के बाद जो गवर्नमेंट आई या फिर जो ओवरऑल सिस्टम, एक सेंस कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है, एकता, यूनिटी की बात है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं फटाफट। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। अब ये वेरियस मेजर्स की बात हम आगे करेंगे, जैसे ला पैट्री आपको यहाँ लिखा हुआ मिल भी जाएगा, एक साथ दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ला पैट्री, ठीक है, जिसका मतलब था द फादरलैंड, ले सिटोयन जिसका मतलब है गाइस सिटीजन, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मतलब बता रहा है इसका, देखो ला पैट्री वर्ड जो है ना, ये एम्फेसिस करता है कि जो कम्युनिटी है यानी कि जो मिट्टी है इस पे रहने वाला, यानी कि हर एक सिटीजन, फ्रांस का हर एक नागरिक, ठीक है, इसके लिए बराबर है ये मिट्टी, और सबका इस पर एक मतलब अधिकार है, अपना अपना अधिकार है। आप कह सकते हो जैसे होते हैं ना, एक पिता के 3 बेटे, तो तीनों बेटों का अपने बाप की संपत्ति पर अधिकार होता है, जन्मसिद्ध कह सकते हैं आप, बिल्कुल वैसा वाला अधिकार की बात करता है ला पैट्री।
ले सिटोयन जो वर्ड है ना गाइज, ये ले सिटोयन, इसका मतलब कि अब कोई टाइटल नहीं होगा, अब कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, सब एक होंगे और फ्रांस के नागरिक होंगे। मोटा मोटा इसका मतलब ये है, ठीक है ना, समझ रहेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हाउ डिड द नेशनल असेंबली कम इनटू एग्जिस्टेंस इन फ्रांस? कम इनटू एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व में कैसे आया? कौन? नेशनल असेंबली। क्या है ये? संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है। कहाँ का? तो फ्रांस का भाइयों, ठीक है, भाइयों और बहनों दोनों, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। द ईस्ट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स। बहुत मजेदार है ये टर्म, एक्टिव सिटीजन्स और इलेक्टेड बॉडी, आगे बात करेंगे इसकी। चलिए देखिए, यहाँ पे नेशनल असेंबली प्रोक्लेम हुआ। इस नेशनल असेंबली को प्रोक्लेम करने में दो चीजें, क्या दो बातें मैंने बताई आपको। पहला था कि कौन? एक्टिव सिटीजन। गाइज एक्टिव सिटीजन कौन है? जिनको अधिकार है वोट देने का, या फिर जिनको आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत चर्चाएं होंगी क्योंकि बहुत सारी विवाद यू कैन से डिबेट्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं एक्टिव सिटीजन टर्म के लिए। और यही वो सिंगल एक पॉइंट है एक्टिव सिटीजन वाला, जहाँ पे आप अगर अच्छे से डीपली सोचो तो आप कह सकते हो कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल नहीं था, ठीक है। इसने इक्वालिटी की बात तो की, बट इक्वालिटी एग्जैक्टली सोसाइटी में स्टैब्लिश नहीं करा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम अ फ्यू थिंग्स डन इन द नेम ऑफ नेशन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कुछ चीजें ऐसी थी जिसको कि स्टैब्लिश किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की सरकारों ने, या फिर वो कह सकते हैं तो पहली सरकार जो कॉन्वेंशन की सरकार थी, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर या उसके ठीक पहले की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसने एक एकता के सिंबल को स्टैब्लिश किया। न्यू हाइम्स, जैसे हमारे यहाँ पे है जन गण मन, उसी की बात हो रही है, गीतों की। सॉरी गाइस। ओथ्स, यहाँ शपथ की बात हो रही है कि शपथ अब देश के नाम पे लिए जाने लगे थे, राजा के जगह पे, यानी कि बर्बर डायनेस्टी लुइस 16 की जगह पे अब जो भी बात थी, वो चर्चा थी, वो देश की हो रही थी, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। हु फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स? सबसे पहले गाइज बात करते हैं यूनिफॉर्म लॉज क्या होते हैं। देखो ये जो वर्ड है ना यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म वर्ड आया है एक तरीके से किस बात से, हम लोग यूनिफॉर्म स्कूल में भी पहनते हैं। यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो क्या करता है? यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है। यूनिफॉर्मिटी वर्ड का मतलब होता है कि इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी, ठीक है, समानता। इक्वालिटी यानी कि समानता की बात करता है यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब समान लॉ, समान कानून, किसके लिए? पूरे देश के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। सो अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस फॉर फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स विद इट्स टेरिटोरियल इन फ्रांस। यानी कि फ्रांस की पूरी टेरिटरीज का मतलब होता है कि इसके जितने राज्य रहे होंगे उन सभी के साथ मिला करके एक सिंगल सिस्टम सेटअप किया गया, जिसके अंदर सिंगल वेट्स आएगा, सिंगल मेजरमेंट होगा, इसके अंदर सिंगल करेंसी आ जाएगी, यहाँ सिंगल लैंग्वेज की बात होगी, मतलब एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, एक ओवरऑल सिस्टम जैसा हमारे यहाँ भारत में है, ठीक है ना। आर्टिकल 370 जब था तो जम्मू कश्मीर थोड़ा सेपरेटेड था, बट आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद तो अब जम्मू कश्मीर भी पूरी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गिरफ्त में है, या कह सकते हो कि उसकी जद में है। तो जैसा भारत में है बिल्कुल वही सिस्टम आप फ्रांस में कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म लॉ ने स्टैब्लिश किया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पानी वानी पीते रहना, मन करे तो 3 मिनट वाला मैगी भी बना लेना साथ में, है ना, ताकि मैगी के साथ पढ़ाई होती रहे, क्योंकि लंबा चलना है, ठीक है, टिकना है, ढेर नहीं होना है ना। और मुझे तो पता चल ही जाएगा मेरे वॉच टाइम से, है ना, कि कितने लोगों ने शुरू किया और ख़त्म भी किया, और कितने लोग थे जो बीच में भागे हैं, कुछ लोग थंबनेल देख के भाग गए, तो ये मुझे पता चलना है, तो आप डटे रहें। चलिए, नेम अ फ्यू थिंग्स अबॉलिश्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ख़त्म हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, क्या चीज़ें थी वो? तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी। सवाल ये है भाई, कस्टम ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है? होता क्या है ये कस्टम ड्यूटी? तो कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है गाइस कि अंदरूनी देश के अंदर लगने वाले अलग अलग टैक्सेस जो होते हैं, ठीक है ना, उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं देश के अंदर लगने वाले, उनको ख़त्म कर दिया। आप कह सकते हो कि एक देश एक टैक्स, ऐसी कोई व्यवस्था इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। एंड द ड्यूजेज, ड्यूजेज का मतलब क्या है यहाँ पे? ड्यूज वर्ड का मतलब है बकाया, ठीक है, बकाया आप कह सकते हो कि जिनके ऊपर टैक्स बकाया था, वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, वाई डिड द फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन ऑफ द फ्रांस? फ्रेंच, ये भाषा है फ्रेंच, ठीक है, तो इस फ्रेंच भाषा को क्यों ले लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया एज अ नेशनल लैंग्वेज? याद रखेंगे सभी लोग कि हमारे भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हमारी हिंदी है नंबर 1, इंग्लिश है नंबर 2। लेकिन फ्रांस ने अडॉप्ट किया, क्यों किया भाई? क्योंकि ये रीजनल डायलेक्ट थी, कहाँ की? पेरिस की, ठीक है। तो ओवरऑल मैक्सिमम लोग जो पेरिस में थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग फ्रेंच बोलते थे, तो इसको स्टैब्लिश किया गया एज अ मेजर लैंग्वेज, एज अ कॉमन लैंग्वेज। और जो रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाओं को बैंड किया गया, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी भाषा में भी आ सके, है ना। आप देखते हो हमारे भारत में, है ना, साउथ में जाओ तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, बंगाल में जाओ तो बंगाली है, असम में असमी है ना, हमारे यहाँ बिहारी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतनी सारी भाषाओं का झोल है कि बिहार का बंदा अगर चाहे कि वो साउथ में जाके सेटल हो जाए, तो वहाँ के लोग बोलेंगे, जो लोकल लोग होंगे, इल्ला यंग पोंगल है, यंग चांगल मंगल है। बिहार का आदमी बोलेगा, ये भाई कब 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 बोला तड़े, ठीक से बोला, नहीं के बुझात हमरा हो, तो लॉजिके नहीं के बुझात दोनों आदमी के, हैं। तो आई वाला प्रॉब्लम हटे हियाँ, तो हाई के हटा दिलस, है ना, सॉरी ट्यून चेंज करते हैं, तो इसको हटा दिया किसने? फ्रांस ने, और एक सिंगल लैंग्वेज स्टैब्लिश कर दिया, फ्रेंच। चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, what according to the revolutionaries was the mission and the destiny of the French nation? मतलब फ्रांस एज अ देश कैसा होगा, ठीक है, इसकी बात है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशनरीज इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन। क्या है भाई डेस्टिनी? देखिए थोड़ा, है ना, डेस्टिनी क्या है? लिबर्ट, लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, लिबरेट। देखो यहाँ वर्ड लिबरेट आया। चलिए बहुत बढ़िया, समझते हैं लिबरेट क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। देखो ये जो वर्ड लिबरेट है ना गाइस, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। इसका जो रूट है वो एक लैटिन वर्ड है, और उस लैटिन वर्ड को हम लोग बोलते हैं लिबर, ठीक है, लिबर, LIBER, लिबर। और लिबर का मतलब होता है फ्री। अब यहाँ पे फ्री का मतलब एक पे एक फ्री वाले फ्री नहीं है कि आओ एक सामान खरीदो दूसरा फ्री ले जाओ, नहीं। यहाँ पे फ्री का मतलब है गाइस आजाद, ख्यालातों में आजाद, है ना, बंदिशों से आजादी, ठीक है, मतलब किसी की आप कह सकते हो गुलामी से आजादी, है ना। तो यहाँ उस आजादी की बात है कि लोग लिबरेट हों, आजाद हों, और साथ में क्या, किस चीज से? फ्रॉम डेस्पोटिज्म, है ना। इन अदर वर्ड टू इट हेल्प द पीपल, इट हेल्प अदर पीपल्स ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशन। मतलब राजा के राजतंत्र से आजादी और एक नेशन स्टेट की स्टैब्लिशमेंट, एक अपने राज्य की स्टैब्लिशमेंट की कल्पना यहाँ पे की जा रही है।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 27, what happens when the news of the event in France reach the different cities of Europe? ठीक है, क्या हुआ भाई? तो भाई जंगल की आग है, सिंपल भाषा में जब ये बात फैली तो आप मोटा मोटा याद रखेंगे कि यूरोप में जो स्टूडेंट्स थे और जो बाकी एजुकेटेड क्लास थे उन्होंने जैकोबिन्स क्लब्स स्टैब्लिश करना शुरू किया। गाइस जैकोबिन्स क्लब पढ़ा होगा एनसीईआरटी वालों ने 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में कि जैकोबिन्स क्लब जिसके फाउंडर कौन थे? रॉबस्पियर भाई साहब थे। तो रॉबस्पियर भाई साहब ने जैकोबिन्स क्लब खोला था। सेंट जैकब, याद रखेंगे आप, सेंट जैकब से ये इंस्पायर्ड था, लिया गया था, और सेंट जैकब ने इसकी स्थापना मतलब के नाम से ही एस्टैब्लिश हुआ। ये क्या था? तो जैकोबिन्स क्लब एक सिंबल था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का। ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की सोच के साथ जैकोबिन्स क्लब के ब्रांचेस यूरोप में खुलने लगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ भी एज इट इज मिल जाएंगे लिखे हुए, और आप वहाँ पे अगर आप चाहें तो कमेंट में डाउट करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो मेंशन करेंगे, मैं वो भी आपको उसका आंसर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। राइटिंग में भी, अगर आपकी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो, मतलब इन रिटन अगर आपको चाहिए होगा तो। चलिए, बहुत बढ़िया। व्हाट प्रिपेयर्ड वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज इन द 1790? फ्रेंच आर्मी जहां जहां गई, ठीक है ना, लड़ाई के लिए आप बोल सकते हो एज अ दूत, ठीक है, एज अ दूत, सिंबल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बन के, तो उनको क्या हेल्प किया? वही जैकोबिन क्लब ने हेल्प किया। सिंपल भाषा में बात करें तो जैकोबिन्स क्लब ने उनके लिए रास्ता बनाया, उनको हेल्प किया और उनको सपोर्ट करके आगे की ओर बढ़ाते चले गए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना, लंबा सफर है, दूर तक जाना है, चले जाएंगे, कोई नहीं, पहुंचेंगे, वो गए ना, हम होंगे कामयाब। कहाँ कहाँ गए अगर ये बात आए तो ये भी याद रखना, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द पार्ट ऑफ द इटली टिल द 1790s। तो ये ओवरऑल एक जर्नी था जो कि फ्रेंच आर्मी ने तय किया, और जहाँ जहाँ वो जाते गए वहाँ वहाँ वो इस बात को क्या करते गए, फैलाते भी चले गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, with the outbreak of the revolutionary wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad the France. क्वेश्चन क्या था, सॉरी, who carried the idea of nationalism abroad? किसने इस आइडिया को, नेशनलिज्म के आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया? तो हम लोग अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया था किसने, तो सिपाहीज ने, यानी कि सैनिकों ने, फ्रांस की सेना ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। What did Napoleon do within the wide swath of the territory that come under his control? So guys, within the wide swath of the territory that come under the control of Napoleon, set about introduce the many of the reforms he had already introduced in France. मतलब अभी आप आगे पढ़ोगे नेपोलियनिक कोड, ठीक है ना, तो नेपोलियनिक कोड में आप देखोगे कि जितने चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ यू कैन से फ्यूडल सिस्टम, उसके बाद में सिंगल वेट मेजरमेंट एंड ये वाला सिस्टम, टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करना, रोड एंड टेलीग्राफ सर्विसेज और कम्युनिकेशन को अच्छा बेहतर बनाना, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की, राइट टू प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने उन सभी जगहों पे लागू करा नेपोलियन ने जहाँ जहाँ वो जीतते चले गए, या फिर जिस जिस स्टेट को या अलग अलग पार्ट को यूरोप के उन्होंने अपने टेरिटरी के अंदर वो लाते चले गए जीतने के बाद। तो यही इसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट, what did Napoleon do to make the administrative system more rational and efficient? देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, तो he incorporated the revolutionary principles in administrative field to make its whole system more rational and efficient. देखो ये क्वेश्चंस आपको assertion और रीजन बेस्ड में भी हेल्प कर जाएंगे, तो इनके इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को चुन करके एक एक लाइन को डिराइव किया गया है इस पूरे पार्ट में आपके लिए, अंडर 200 क्वेश्चंस, ठीक है, जमे रहो बस। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, नेपोलियन इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। कैसे प्रिंसिपल्स है भाई, तो यहाँ नेपोलियनिक कोड की बात हो रही है, इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो याद रखेंगे आप कि सिविल कोड ऑफ 1804 ही नेपोलियनिक कोड है, यानी कि जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उसी का ये दोनों नाम है, ठीक है ना। क्या था ये, प्रिविलेजेस खत्म कर दिया, किस बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है ना, लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें आपको बता दी हैं कि ये सारे अच्छे अच्छे काम किए थे नेपोलियन ने, एंड इनके साथ सभी जगह पे इसको लागू किया जहां पे इसको करना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द नेपोलियनिक कोड। एक्सटेंट का मतलब है कहां तक फैला, फैलाव। द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। भाई साहब नेपोलियन भाई साहब ने फ्रांस के अलावा जितने बाकी जगहों को अपने कैप्चर में किया था ना, अगल बगल वाले छोटे छोटे राज्यों को, सभी जगह तक इसको फैलाया, मतलब सिर्फ अपने तक नहीं रखा था सीमित, जो भी फ्रांस के कंट्रोल में था हर जगह ये रूल लागू किया उन्होंने, ठीक है। व्हाट डिड नेपोलियन डू टू द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, इनके साथ क्या किया भाई साहब ने, तो देखो भाई, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and monopoly uses, ठीक है। तो जिस भी जगह को उन्होंने कैप्चर करा था उन सभी जगहों पे सेम बात है यहाँ भी, कि रूल को लागू किया और वहाँ के पीजेंट्स को उनके पिछले बकायों से बली कर दिया, कहा कि भैया पिछला जो बकाया था तुम्हारा, टैक्स वैक्स था तुम्हारा पड़ा हुआ, सब माफ हुआ, अब फिर से काम करो, फिर से टैक्स दो, जियो, टैक्स दो, काम करो और लग जाओ, बस छा जाओ, है ना। बंदा महान था, लेकिन आगे देखोगे कि गधे के समान था, इसलिए जितनी जल्दी आया उससे दुगनी स्पीड से भागेगा भी सत्ता से फ्रांस की। व्हाट डिड नेपोलियन डू टू द टाउन्स, भैया शहर में क्या किए थे, शहर में बहुत अच्छे काम किए थे, गिल्ड्स को हटा दिया था, वही आएगा अभी आपके सामने कि गिल्ड्स को खत्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, क्या है ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन गाइस, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, पुराने बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसमैन, वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मार्केट में सिर्फ उन्हीं की शॉप हो और सिर्फ वही धंधा करे, ऐसा चलता है, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को उन्होंने खत्म करवा और मार्केट को, फ्रांस के मार्केट को फ्री कर दिया सभी लोगों के लिए, ठीक है, चाहे वो आम हो, खास हो, है ना, सबके लिए मार्केट फ्री कर दिया। यानी कि अब जिसके पास टैलेंट है वो एक ठेला लगा सकता है और वो ठेले से एक दिन चाहे तो KFC जैसा एक ब्रांड का मालिक बन सकता है। तो ऐसी वाली सिस्टम स्टैब्लिश कर दी बंदे ने गिल्ड को खत्म करके। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा करा, ठीक है, जैसा मैंने ऑलरेडी पहले को बता दिया था कि ये सारे काम उन्होंने टाउन के लिए किए, बहुत बढ़िया। How did the peasant, artisans and workers but new businessmen feel in the towns after the reforms? कैसा महसूस हुआ भाई, अच्छे काम थे, of course खुशियां मिलेंगी सबको, आशीर्वाद देंगे सब। The new found freedom in the town after the reforms. सबको बड़ा बढ़िया वाला फीलिंग आ रहा था कि भाई नेपोलियन है तो मुमकिन है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है, ये वाली फीलिंग आ रही थी सबके अंदर, एंड दे ऑल आर लाइक हैप्पी हैप्पी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37,
What was the initial reaction of the local population of the French rule under Napoleon? कैसा था initially? So in many places such as the Holland and the Switzerland, जो अलग दूसरे देश थे जहाँ जिसको उसने कैप्चर करा था, like Brussels and Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. ठीक है, लिबर्टी के आयोजक के तौर पे उनको क्या किया गया, एक वेलकम किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, जो बाकी बाद में अटैच हुए थे या जुड़े थे, ठीक है ना, इसके साथ, फ्रांस के साथ ड्यूरिंग द नेपोलियंस टाइम। तो आप इसको याद रखेंगे कि हार्बिंगर्स इंपॉर्टेंट है, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, दे आर ट्रीटेड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है। कौन? द आर्मी मैन ऑफ फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, why did the initial enthusiasm of the local population soon turn into hostility? बहुत बड़ी बात है ये गाइस, हॉस्टैलिटी यानी कि जो खुशियां थी वो गम में कैसे बदल गई, है ना। आगे बात करेंगे, कभी खुशी कभी गम, है ना, जिंदगी चलते रहे, है ना, कहो हमेशा ताराम पम पम। तो भाई ताराम पम पम जो है वो कैसे अभी हराम होगा फ्रांस वालों का, सो देखो भाई। The initial enthusiasm of the local population soon turned into the hostility towards the French rule under Napoleon. Why? Because it is not handy, ठीक है, not handy, handy का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो लोग थे ना वो इसको इजीली समझ नहीं पा रहे थे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी बात को समझ ही ना पाओ, आप मेरे टोन और लैंग्वेज को समझ ही ना पाओ, आप मेरे कॉन्सेप्ट को कैच ही ना कर पाओ, फिर क्या होगा, आप चैनल अनसब्सक्राइब करोगे, अनलाइक दबाओगे, है ना, और बस कहानी खत्म, पैसा हजम। लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, तभी आप अभी तक टिके हुए हैं, तो आगे भी टिकेंगे आप। चलिए, जो लोग अभी तक टिके हुए हैं मतलब आप बहादुर हैं, आपको तो भाई सीखना है इस चैप्टर से, और आप सीख के भी जाएंगे। चैप्टर प्रॉमिस है, एक टॉपिक नहीं छूटेगा चैप्टर का, हर कोना कोना उधेड़ के रख देंगे चैप्टर से। चलिए 39, अकॉर्डिंग टू द लोकल पॉपुलेशन व्हाट सीम टू ओवरवेट ऑफ एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ठीक है। लोकल लोग क्या सोचते थे, प्रॉब्लम क्या थी ना भैया, बहुत ज्यादा नेपोलियन भैया बहुत ज्यादा पैसिनेट हो गए, ठीक है, अच्छा लगने लगा उनको कि भैया मैं बहुत महान हूँ और मैं पूरे यूरोप को कंट्रोल करूंगा, मतलब मॉडर्न सिकंदर बनने का ख्वाब देख लिया भाई साहब ने। क्या किया, इंक्रीज टैक्सेस, क्यों बढ़ाया, क्योंकि बड़ी सेना रखनी थी इन्हें, तो ज्यादा बड़ी सेना के लिए नीड ज्यादा होती है और उस नीड को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप, मतलब कोई इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। सेंसरशिप क्या होता है, इम्पोज ऑन प्रेस, इम्पोज ऑन स्पीच, तो कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। फोर्स द conscriptions into the French army, यानी कि लोगों को बोला भाई, युवाओं को, कि चलो आर्मी में चलो, है ना, और देश के लिए नहीं नेपोलियन के लिए मरो। तो ये कुछ ड्रॉबैक है, बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं जो कि उनके इतने अच्छे अच्छे किए गए कामों के ऊपर भारी पड़ गए और लोगों ने उनको तकलिया कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि अब हम लोग चैप्टर में इन हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में एक एक करके नेशनलिज्म के प्रोसेस कैसे आने शुरू हुए और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बहुत अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेयर देयर इज एनी नेशन स्टेट इन यूरोप टिल द मिड 18th सेंचुरी, हाउ, क्या कोई था नेशन स्टेट? आंसर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बोल्डली मैंने लिखा हुआ है, नो, नहीं था। मतलब क्या था फिर? तो भाई नो का मतलब है कि नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन राज्य तो था, जनता तो थी, यानी कि कैसे सिस्टम थी, तो मोनार्कियल सिस्टम थी गाइस, ठीक है। द मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ द विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, डाइवर्स पीपल यानी कि अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। जैसा आप कह सकते हो कि जिस समय भारत पे अकबर का रूल था, ऐसा थोड़ी था कि पूरे भारत में सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान थे। उस समय भी हिंदू डोमिनेटेड था सोसाइटी, है ना, तो उस समय भी सोसाइटी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उस समय सिख थे, है ना, बौद्ध थे,
जैन थे, ठीक है, क्रिश्चियन नहीं थे, बट ये लोग तो थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई एक डाइवर्स कल्चर हमारा था, जिस डाइवर्स कल्चर के वो राजा थे। कौन? अकबर। किस साम्राज्य के? तो मुगल साम्राज्य के। बिल्कुल वैसे ही यूरोप में भी अलग अलग साम्राज्य का रोल था, और वो साम्राज्य जो था वो एक डाइवर्स कल्चर को बिलोंग करता था, ठीक है, रूल करता था। जहां से धीरे धीरे करके नेशन स्टेट की थ्योरी स्टार्ट होएगी, क्योंकि वही मैंने बोला ना, लैंग्वेज, कल्चर एंड कॉमन आइडेंटिटी, यही बातें यहाँ पे अब निकलनी शुरू होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। Why were Germany, Italy and Switzerland not nation states till the mid 18th century? क्यों नहीं था? तो जर्मनी, इटली एंड न्यूजीलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड द कैंटन्स। ये सारे किंगडम्स यानी कि राजतंत्र में डिवाइडेड थे। बड़े तो थे, बड़े राज्य थे, पावरफुल भी थे, लेकिन डिवाइडेड थे किसमें? किंगडम्स में, राजाओं में। राजा का कंट्रोल था गाइस। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये बाद में चल के भी बनेंगे, सबके सब बन जाएंगे थोड़े थोड़े धीरे धीरे करते हुए नेशन स्टेट, ठीक है। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट नेशन स्टेट्स, हो गया। डिस्क्राइब द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी was a patchwork of many different regions and people. क्या है ये हैब्सबर्ग एम्पायर? सो हैब्सबर्ग एम्पायर जैसे हमारे यहाँ पे मुगल एम्पायर था, हमारे यहाँ पे जैसे मगध एम्पायर था, सिमिलरली यूरोप की बात करें तो हैब्सबर्ग एम्पायर था, जिसके अंदर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायल, ऑस्ट्रिया, ठीक है, अल्पाइन रीजन पूरा पूरी इसके अंदर आता था। अल्पाइन रीजन, ऑस्ट्रिया का पार्ट, हंगरी का पार्ट, ठीक है, ये सारा हिस्सा इसके अंदर इंक्लूड होता था। कुछ पार्ट लोम्बार्डी एंड वेनेटिया के भी इसके अंदर आते थे। तो ये जितने नाम आप देख रहे हो ना, ये नाम आप इम्पोर्टेंटली लर्न कर लेना। ये सारे गोले गोले जितने हैं, ये गोले ही थे जो आते थे किसके अंदर? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर। आपसे हो सकता है कि एमसीक्यू में ये पूछ दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। तो आपको ये मोटा मोटा याद रहना चाहिए ये नाम सब, तो आप आराम से अपना टिक कर सकते हैं, है ना, कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर इनमें से कौन सा हिस्सा है जो कि था, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। What was the only binding the diverse group together of the Habsburg Empire? The only tie binding, टाई बाइंडिंग, देखो टाई, टाई गले में टाई लगाते हैं, है ना, और बाइंडिंग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी भैया ये नेशनलिज्म का बीज फूटा तो फूटा कैसे, ठीक है ना, उसी की बात यहाँ हो रही है। तो ये भैया बीज कैसे फूटा? क्योंकि दे आर रूल्ड बाय एम्पायर टुगेदर, अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो ना कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है। ये पूरे यूरोप के अंदर जो राजा राज कर रहा था ना, वो राजा ही एग्जैक्टली कारण बना सबके नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने का, ठीक है। तो राजाओं को प्रॉब्लम भी थी इस चीज से, क्योंकि बात भी सही है, उनकी उनकी सत्ता, उनकी पावर जाने वाली थी, और इस नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने में या फिर इसको डेवलप करने में उन राजाओं का ही बहुत बड़ा कंट्रोल और एक योगदान भी है। तो आप ये याद रखेंगे इसको कि जो टाई बाइंडिंग है ना, डाइवर्स ग्रुप्स को टाई बाइंडिंग, उनको बांधने का काम किसने किया? तो राजाओं ने किया, उनके उनके साम्राज्य ने किया, एम्पायर है ना, उनके एम्पायर्स ने किया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। चलिए बात करते हैं कि डोमिनेंट क्लास। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डोमिनेंट क्लास ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो डोमिनेंट क्लास, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए ना कहीं भी कि डोमिनेंट क्लास की बात करें, आंख बंद करके मार देना भैया कि जमींदार यानी कि लैंडलॉर्ड की बात हो रही है, क्योंकि सोसाइटी में हमेशा डोमिनेंट वही रहे हैं, ठीक है ना, जिनके पास जमीन होगा, जत्था होगा, बोले तो कि जिनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वही सबसे पावरफुल होंगे, है ना। कभी भी आज के डेट में हो या आज से 50 साल, 100 साल, 200, 500 साल पहले की बात हो, तो रिसोर्सेज उस समय क्या थे? लैंड थे। तो यहाँ याद रखेंगे कि डोमिनेंट क्लास कौन था? तो
डोमिनेंट क्लास लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो जमींदार थे वो थे डोमिनेंट क्लास सोसाइटी के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन यूरोप। देखो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी और मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अंदर का डिफरेंस पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। एरिस्टोक्रेसी, पहले बात तो समझ लो कि एरिस्टोक्रेसी वर्ड का मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड किसी भी जगह पे बच्चों, लैंडलॉर्ड जो होता है, अगर मैं किसी गांव की बात करूं तो ये उस समय की बात है जब लैंडलॉर्ड होते थे एक या दो, ठीक है, वो अकेले ही पूरे गांव के मालिक होते थे। तो ये हो गया उनकी परिभाषा, ठीक है। और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कौन है, अगर भूखे नंगे लोग हैं, मतलब गरीब लोग हैं, पीजेंट हैं, तो ये हो गई उनकी परिभाषा। तो सिंपल डिफरेंस दोनों के अंदर हो जाएगा कि भैया एक जो था वो न्यूमेरिकली तो स्मॉल था लेकिन पावर में था क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस थे, और दूसरा जो है वो न्यूमेरिकली यानी कि नंबरों में वो मेजॉरिटी में था लेकिन पावर में कम था गाइस, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ यूरोप। पैटर्न बताना है लैंड होल्डिंग का, जमीन का पैटर्न बताना है भाई, देखते हैं चलिए। द वेस्ट ऑफ यूरोप द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय द टीनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स। देखो यहाँ पे टीनेंट्स वर्ड का मतलब समझ लेना, टीनेंट वर्ड का मतलब किराएदार होते हैं। हमारे यहाँ पे बिहार में हम लोग बटैया देते हैं, बटैया या मनखब, ठीक है ना। बटैया, बटैया में क्या होता है कि खेत मेरा है, मैं किसी को दे दूंगा, मान लो कोई मोहन कुमार होगा तो मैं मोहन कुमार को अपना खेत दे दूंगा कि भैया तुम खेती करो और अनाज उगाओ और उसमें से जो होगा सो मुझे थोड़ा दे देना। तो इस सिस्टम को बिहार में हम लोग बोलते हैं बटैया, है ना। वैसे ही सिमिलरली टीनेंट्स थे किराएदार, जो कि जमींदारों से लीज पे जमीन लेके खेती करते थे और उसकी फसल होने पे एक प्रपोर्शन होता था दोनों के अंदर, जिस प्रपोर्शन में वो रख के अनाज बाकी जमींदार को दे देते थे। तो ये सिस्टम था भाई साहब। चलिए, while the eastern and the central Europe in the pattern of the land holdings was characterized by the vast estates, ठीक है ना। तो वेस्ट के अंदर ऐसे किराएदार लोग, ऐसे लोग, छोटे छोटे लोग लीज पे जमीन लेके खेती करते थे, क्योंकि ईस्ट के अंदर बड़े जमींदार जो थे वो खुद कॉमर्शियल क्रॉप आप बोल सकते हो, कॉमर्शियल खेती करते थे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट कुड मेक द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस। देखो जब भी बात आए ना टाउन के डेवलपमेंट की, क्वेश्चन को भूल जाओ, सिंपल भाषा में समझो कि अगर टाउन के डेवलपमेंट की बात आपसे पूछे, टाउन के डेवलपमेंट की बात करें तो याद रखना कि टाउन डेवलपमेंट होता है हमेशा कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से। एक टाउन टाउन ही बनता है कमर्शियल एक्टिविटीज से, और कमर्शियल एक्टिविटीज क्या है गाइस यहाँ पे, तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही वो कारण था जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स हुए, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास हुआ, कि जैसे जैसे लोगों को फैक्ट्री में काम मिलता गया दे अटैच्ड एंड थ्रू दिस दे जस्ट स्टार्ट गेट कनेक्टेड। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। वी हैव टू गो अ लॉन्ग जर्नी, वी हैव टू कंप्लीट। बहुत बढ़िया, दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है ना, तो जाएंगे पहुंचेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आई बिलीव अभी तक 1 सवा घंटे तो हो ही गए होंगे आपके बैठे बैठे। जी हाँ, 1 घंटे तो पूरे हो चुके हैं आपके, बहुत बढ़िया। फिर भी जो लोग डटे हुए हैं, मतलब भाई साहब ये लोग सोच के बैठे हैं कि इस चैप्टर की धज्जी उड़ा देनी है, चैप्टर आपका होगा, वादा है मुझसे कि बैठ के पढ़ाओगे, ठीक है। बस मुझे मत पढ़ाना, किसी और को पढ़ाना, और ऐसा पढ़ाना कि वो फिर किसी और को पढ़ाए, है ना। चलो, When did industrialization begin in England? भैया कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे आप सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। When did industrialization begin in France and part of the German state? तो
Dynasty began in France and the German states by the 19th century. During the 19th या by the 19th century. तो ये दोनों बातें को अच्छे से याद कर लो. इंग्लैंड में कब हुआ? तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th. ठीक है, आप कह सकते हो 1825 के बाद वाला पार्ट होगा ये. 1820 1825 के बाद, है ना, वाला. सॉरी 1700 18 की बात हो रही तो 1700. और यहाँ पे 19 सेंचुरी यानी कि 1800. तो 1800 में इधर फ्रांस में, जर्मनी में, जबकि इनसे लगभग 100 साल पहले इधर हो चुका था. चलिए क्वेश्चन 50. हाफ सेंचुरी मारने की खुशी है. Name the new social groups which came into the being during the industrialization in Europe. The new social groups which come being during the industrialization in Europe were the working class population. Working class population जिसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे मिडिल क्लास पॉपुलेशन. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो या मिडिल क्लास जिसमें बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल्स, मतलब पढ़े लिखे लोग थे. ठीक है, और ये बिजनेस क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, नाइदर रिच नॉर पुअर. तो ये एक नया इमरजेंस था जो किसकी देन था? तो ये याद रखना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है. कौन? मिडिल क्लास. नंबर 51 सॉरी. Among whom did the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity? किसके मध्य, क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बीच में ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन या यूनिटी वाली फीलिंग का इमरजेंस हुआ, ग्रोथ हुआ? वो कौन लोग थे? याद रखेंगे ये लोग कौन थे? ये थे लिबरल मिडिल क्लास लोग थे. ये मिडिल क्लास थे जिनके बीच इनके दिमाग में ये पनपा. ठीक है बात, कि भाई हमें अब बराबर का हिस्सा चाहिए, बराबरी चाहिए. अब हम क्या नहीं रहेंगे, हम जमींदारों के नीचे नहीं होंगे या हम राजा नहीं मानेंगे. हमें अब एक ऐसे सिस्टम या गवर्नमेंट चाहिए जो सबके लिए हो, सबके सबसे हो, सबके द्वारा हो, जो भी आप कहें. चलिए, व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर? मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है आपको कि यहाँ पे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे. What was the relation between the idea of national unity and the ideology of the liberalism? National unity और liberalism के बीच का कनेक्शन जानते हैं क्या है भाई? दोनों के बीच का कनेक्शन. ठीक है, सही बात. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. The idea of national unity and the early 19th century Europe were closely aligned with the ideology of liberalism. ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड चीज़ें हैं. अब कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई अलग बयानबाजी नहीं, एकदम बराबर की चीज़ें हैं. व्हाट डिड लिबरलिज्म मीन्स? ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये अर्ली 19th सेंचुरी में आया हुआ एक टर्म है जिसका लिबरल का मीनिंग है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, फॉर द इंडिविजुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. ठीक है, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है लैटिन रूट लिबर, जिस लिबर का मतलब यहाँ फ्री है, और यहाँ इस फ्री का मतलब एक पर एक वाला फ्री नहीं है. यहाँ पे इस फ्री का मतलब क्या है? इक्वालिटी फॉर ऑल है. ठीक है, सही बात, समझ गए? बहुत बढ़िया. अभी तक जो लोग टिके हैं ये लोग बहुत साहसी हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम लोगों को. तुम लोग जुनून है, कुछ करोगे, है ना, और बनोगे. बहुत बढ़िया. चलिए, बहुत जल्द हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अपने गोल पे. What was the political meaning of the term liberalism? Political meaning क्या है भाई साहब इसकी? तो फिर political meaning सिंपल निकल के आती है कि a government by consent. Since the French Revolution, liberalism stood for the end of the aristocracy and the clearly privileges and the politician representative. मतलब मोटा मोटा अगर समझे तो पॉलिटिकली इसका मतलब है कि एक एरिस्टोक्रेसी खत्म करके एक ऐसी सरकार लाई जाए जो सरकार फ्री हो. फ्री कहने का सेंस हो कि किसी पर एक आदमी के कंट्रोल में नहीं हो. ये एक पार्लियामेंट्री बेस्ड सिस्टम हो जहाँ पे सब लोग आज़ाद हो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का. ठीक है ना, समझ गए होंगे आप. नंबर 56.
What did equality before the law not stands for in the revolutionary France? Equality before law not stands, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में not stand वर्ड का यूज किया गया है। आगे आते हैं, देख लीजिए आप, समझ लीजिए। In revolutionary France, equality before the law did not stand for universal suffrage। जी हाँ, जिस फ्रांस ने इक्वालिटी की बात की, जिस फ्रांस ने लिबर्टी की बात की, जिस फ्रांस ने फ्रेटर्निटी की बात की, उसी फ्रांस ने एक टर्म लाया। वो टर्म था गाइस, अभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक्टिव सिटीजन। सवाल है ये एक्टिव सिटीजन कौन थे? तो गाइस एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो लोग मिनिमम 3 डेज, है ना, 3 डेज के वेजेस के बराबर का टैक्स पे कर सकते थे। तो ऐसे लोग जो इस लायक नहीं थे, वैसे मेंस को भी वोटिंग राइट या यूँ कहूँ कि यूनिवर्सल सफरेज नहीं दिया गया, और वुमेन्स को तो दिया ही नहीं गया, तो ये बातें बताती हैं कि भैया इक्वालिटी तो नहीं थी कम से कम। ठीक है, बात भले ही इक्वालिटी की यहीं से निकली हो, लेकिन यहाँ इक्वालिटी तो नहीं थी कम से कम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सफरेज? सफरेज वर्ड का मतलब क्या है? वोट, यानी कि चुनाव, मतदान, मत का अधिकार, वोट। Who got the right of vote and get elected? कौन, किसको मिला ये अधिकार वोट करने का, और कौन गेट इलेक्ट हो सकता है? तो यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है दैट एक्चुअली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। ठीक है, यानी कि नेशनल असेंबली, या यूँ कहूँ कि राजा से पावर ले करके जिन पीजेंट और गरीब लोगों के हेल्प से पावर आया, उन्हीं गरीबों को यहाँ अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है ना? तो फ्रांस की आप कह सकते हो कि ये जो नई सरकार है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड या अच्छी तो नहीं थी। ठीक है ना, क्योंकि जिन गरीबों को ने उनकी मदद की, उन्हीं को पावर नहीं मिला। लिटरली क्या हुआ, सिर्फ पावर किसको मिला? मेन को मिला, उसमें भी प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को मिला। तो आप ये याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि हु विल गेट द सफरेज या हु विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग राइट टू वोट, तो ये राइट टू वोट दिया गया था गाइस, प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को दिया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, who were excluded from the political rights? किनको निकाल दिया गया? मैंने बता दिया, men without property and the women, चलिए, when did adult male enjoy suffrage during the revolutionary France? Only for a brief period under the Jacobins did not an adult male enjoy suffrage। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए जैकोबिन्स रूल के टाइम या जैकोबिन्स क्लब के टाइम था उनके पास, बाद बाकी उसके बाद खत्म। Why did Napoleonic Code grant universal suffrage? Sorry, did the Napoleonic Code, क्या नेपोलियनिक कोड ये करता है? ठीक है, तो भाई क्या है भाई हमारा? No, Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor। ठीक है, अथॉरिटी याद रखेंगे आप कि नेपोलियन ने भी जो रूल बनाया था उसमें वेमेन क्या थी? वेमेन आर थॉट टू बी माइनर एंड दे आर सब्जेक्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। यानी कि एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो नेपोलियन के टाइम पे सब्जेक्ट होगी उसके फादर की, उसका फादर डिसीजन लेगा उसके बारे में हर एक बात का। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाद में शादी के बाद हस्बैंड यानी कि पति उसका एलिजिबल होगा कि उसके बिहाफ में डिसीजन लेने का। ठीक है, व्हाट डिड वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेन डू टू अचीव द पॉलिटिकल राइट? क्या किया? बहुत सारे क्लब्स बनाए, बहुत सारे रैलियां की, मूवमेंट्स किया और डिमांड किया। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स किए, मैगजीन्स में लिखा, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखा और अपनी बात को प्रमोट किया ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस के लिए। व्हाट डिड लिबरलिज्म मीन्स फॉर इकोनॉमिक स्फीयर? इकोनॉमी, देखो इकोनॉमिक की बात जब भी हो तो रुपया पैसे की बात है, मार्केट की बात है। तो मार्केट को फ्री किया जाना, यही एक ओवरऑल निकल के आएगा।
फ्रीडम ऑफ मार्केट, देखो जैसा मैंने बोला, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, सिंपल भाषा में गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि गुड्स का जो मूवमेंट था जिस पे टैक्स लगता था, जैसे हमारे यहाँ भी लगता है ना जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाएगा ना, वहाँ पे जाता था तो 5% का एक टैक्स लगता था, ठीक है। तो हर हर स्लॉट पे 5% का टैक्स लग जाता था। तो ऐसे सपोज कर लो कि आप मुजफ्फरपुर से हाजीपुर गए, 5% लग गया, हाजीपुर से पटना गए, 5% लग गया। इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते ही 5% लग जाएगा, या फिर हर एक ओवरऑल जो स्लॉट है उसको क्रॉस करते ही 5% का टैक्स लग जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बिजनेसमैन को, यही इसी की बात यहाँ पे हो रही है कि उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास, उनकी डिमांड्स क्या थी? तो फ्रीडम ऑफ मार्केट पहला डिमांड था, डिमांड नंबर 1 फ्रीडम ऑफ मार्केट। डिमांड नंबर 2 द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है ना। चलिए 65 नंबर, हाउ मेनी कस्टम बैरियर्स, बहुत सारे थे भाई। सो 1833 से लेके उस बीच में 1848 के बीच में अगर मैं बात करूं, तो अगर एक मर्चेंट न्यूरमबर्ग से हाम्सबर्ग ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ता, 1833 में उसे 11 कस्टम बैरियर से गुजरने पड़ते, और हर कस्टम बैरियर को उसे 5% का टैक्स देना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 55% का टैक्स, मतलब 100% सामान का दाम प्लस 55%, 155% नए सामान का दाम हो गया। समझ रहे हैं बात आप, कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई इस ओवरऑल लोचे के कारण। What did the new economical class revolutionary France want to overcome the obstacles? क्या चाहिए था उन्हें? एक ऐसा सिंगल सिस्टम चाहिए था भाई, सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे एक ओवरऑल, जैसे हमारे यहाँ जीएसटी हो गया कि एक टैक्स हो, एक देश हो, एक टैक्स हो, फिर आपस में जितने भी स्टेट हैं वो आपस में उस टैक्स को डिवाइड कर ले, बांट ले, जैसे जो करना है करे, है ना, लेकिन एक सिंगल टैक्स हो ताकि सब लोग उसको प्रॉपरली इंजॉय कर सके विदाउट एनी हेल्थ बैरियर। चलिए, व्हाट डू मीन बाय द ज़ोल्वेरिन, ज़ोल्वेरिन पे हम लोग आ गए। ज़ोल्वेरिन क्या है, एक लाइन में याद रखेंगे, ज़ोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन, ठीक है। क्या है ये एक कस्टम यूनियन था, ठीक है ना, कस्टम यूनियन। कस्टम वर्ड की क्या होता है, तो ये वर्ड है ना कस्टम, ये बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए यूज होता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये वर्ड जो है वो काम, मतलब कमर्शियल काम के लिए यूज होता है। तो एक यूनियन था, यूनियन वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइक ऑफ कोर्स पीपल ही होंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ क्लर्क बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ बैंकर हो सकता है, ग्रुप ऑफ एडवोकेट हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो यूनियन शब्द का मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। चलिए 68, व्हेन वाज ज़ोल्वेरिन फॉर्म्ड, याद रखना 1834 में फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। और इसने किया क्या, इसने किया क्या, तो इसने गाइस एक ओवरऑल सिस्टम क्रिएट किया, यूनिफाइड सिस्टम क्रिएट किया, और पहला ये नेशनलिज्म का पहला सूत्रधार भी था पूरे यूरोप में, ठीक है। इसने करेंसीज को पहले 30 थी, ओवर 30, उसको 2 में कन्वर्ट किया, है ना। आप सिंपल भाषा में समझो ना कि ज़ोल्वेरिन एक सीबीएसई स्कूल है, एक सीबीएसई बोर्ड हो गया, ठीक है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो बैंगलोर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, सब लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने एक ही कैरिकुलम रखा है सभी लोगों के लिए, बिना किसी भेदभाव के। सेम काम ज़ोल्वेरिन कर रहा था, ठीक है ना, वही बात है यहाँ पे बस, ठीक है। जो भी ज़ोल्वेरिन के मेंबर बनते हैं उनके लिए सेम एक रूल होगा, सब लोग मानेंगे भाई, और इस तरीके से यूनिटी आ जाएगी, ठीक है, बस यही बात है। नंबर 70, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड, तो भैया 1815 में कहाँ डिफीट हुआ, तो वाटरलू के बैटल में डिफीट हुआ, ठीक है। याद रखना इस बात को कि वाटरलू के बैटल में बंदा डिफीट हो गया, ठीक है, अकेले नहीं हुआ था, बहुत लोग मिलकर इसको डिफीट किए थे, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए, व्हाट डिड द कंजर्वेटिव बिलीव द डिफीट ऑफ द नेपोलियन,
कंजर्वेटिव जो थे ना गाइस, कंजर्वेटिव जो थे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, रूस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो कि बिलीव करते हैं कि जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, राजा रानी वाले, ठीक है, मोनार्की, राजा रानी वाले, चर्च वाले, पुजारी, पादरी, पोपो वाले, जैसे हमारे समाज में जो भैया आज भी जो ब्राह्मण बोल दे, है ना, ब्राह्मण आज भी जो बोलते हैं वो ब्रह्मा की बात मानी जाती है। भाई पंडित जी ने कहा है कि आज पूर्व दिशा में यात्रा मत करो, है ना, क्या है, काल सर्प दोष है ना, आपको सांप काटने वाला काटे ना काटे, पंडित जी की बात काट खाएगी। तो भैया पंडित जी से दूर रहे हैं आप, ठीक है, मुझसे ना दूर रहे हैं, पंडित जी से दूर रहे हैं। सोशल हियरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो इन सभी बातों को मानने वाले लोग कंजर्वेटिव थे, और इनका कहना था कि भैया नेपोलियन गया, फिर से ऐसे ही सिस्टम को स्टैब्लिश करो। What did most of the conservative who did not prosperous to return the society said कि भैया जो लोग नहीं चाहते थे कि वो पहले वाले सिस्टम में वापस जाए, लेकिन कंजर्वेटिव तो थे, उन्होंने क्या किया, तो याद रखना, उन्होंने मॉडर्न कंजर्वेटिज्म को चुना। क्या है ये मॉडर्न कंजर्वेटिज्म? मतलब उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन के रूल को एज इट इज रखा, और नेपोलियन के रूल को, है ना, रखते हुए उसको क्या किया, राजा बैठा दिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो कानून नेपोलियन ने बनाए थे वो कानून प्लस राजा। तो इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया मॉडर्न मोनार्की, या फिर यू कह सकते हो आप कि ये एक नया फॉर्म ऑफ मोनार्की था, जिसमें कि, ठीक है, कंजर्वेटिव्स के अनुसार कि भैया राजा भी रह गया और हम लोग ने मॉडर्नाइज भी हो गए, हम लोग नए चीज को अडॉप्ट भी कर लिया हम लोगों ने। चलिए, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स, अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड अ डायनामिक ओवरऑल सिस्टम कैन हेल्प द कंजर्व मोनार्की। उनका ये कहना था कि भाई ऐसा क्यों, तो मोनार्की को हेल्प ही करेगा, जो चेंजेस किए हैं नेपोलियन ने उसकी वजह से मोनार्की को मदद मिलने वाली है, और इसलिए ये अच्छा है, ये होना चाहिए। चलिए, हु डिफीटेड नेपोलियन, नेपोलियन को भैया को किसने हराया? जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, अकेले नहीं हारा था नेपोलियन, बहुत लोग मिलकर हराए थे। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। ये सारे लोग मिलकर, याद रख लेना नाम, ये 4 लोग हैं जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को डिफीट करा, ठीक है ना। Why and where did representative of the European power who had collectively defeated Napoleon meet? सवाल है क्यों मिले, कहाँ मिले? तो भैया मिले कहाँ, तो वियना में मिले। कहाँ मिले? तो वियना में मिले, ठीक है। और क्यों मिले? तो हराने के बाद यूरोप के भविष्य को तय करने के लिए मिले, यानी कि जो नक्शा अब नेपोलियन ने बनाया था अगल बगल वाले राज्यों को जीत जीत कर, उस नक्शे को बंदर बांट करने के लिए मिले, ठीक है, कि भाई ये ले तू ले ले, है ना, ताहो तू हो था लड़ाई में तो तू हाई रख ले, तुम हाई रख लो, तुम हाउ रख लो, इस तरीके से बांटने के लिए, हाई हाउ करने के लिए ये लोग मिले। ओवरऑल समझ रहे हैं बात आप? चलिए, हु होस्टेड वियना कांग्रेस? भैया वियना कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस मत समझ लेना कि राहुल गांधी वाली कांग्रेस है ना, यहाँ पे आईएनसी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कांग्रेस का मतलब समझ लो, कांग्रेस अपने आप में ही एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पीपल, राजनीतिक लोगों का दल को कांग्रेस बुलाते हैं। तो कांग्रेस का मतलब बिल्कुल ना समझे कि यहाँ राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की बात हो रही है, गांधी परिवार की बात ना हो रही है भाई साहब। तो द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। याद रख लीजिए इस नाम को, ड्यूक मेटरनिच, जिन्होंने क्या के थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे भाई साहब, और इन्होंने क्या किया था, वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। इनसे रिलेटेड एक बहुत अच्छी लाइन हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। सो बाय द वे मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, Why did the delegates at the Vienna Congress draw the Treaty of Vienna in 1815?
क्यों किया भाई? सो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन के वॉर के समय जो चेंजेस नक्शे में आए थे ना यूरोप के, उन चेंजेस को फिर से सुधारना था इनका काम। इन्होंने सोचा कि चलो नेपोलियन ने जो रायता फैलाया है, हम उस रायते को समेटते हैं और जो भी उसने हमसे छीना है हम उसको आपस में बांट करके उसको अरेस्ट मैनेज करते हैं। बहुत बढ़िया। विच डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड इन द पावर? फिर से वही आएगा, बर्बन डायनेस्टी। सिर्फ राजा चेंज होगा लेकिन आएगा बर्बन डायनेस्टी ही। तो याद रख लीजिएगा, नेपोलियन के बाद फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी की वापसी हुई। ठीक है, चलिए। व्हाट डिड द वियना कांग्रेस डू? क्या किया उसने? बांट लिया। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये सारे लोगों ने आपस में बांट लिया। व्हाट डिड द वियना कांग्रेस डू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन? फ्यूचर में बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि फ्यूचर में फ्रांस अपना एक्सपेंशन फिर से ना करे, नेपोलियन की तरह कोई और फिर ये ना कर पाए, उसके लिए क्या किया? सीरीज। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से समझो, ये मान लो एक नक्शा होगा यूरोप, फ्रांस का सॉरी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना वो लोग, यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट राज्य बैठा दिया, यहाँ एक इंडिपेंडेंट राज्य बैठा दिया, यहाँ एक इंडिपेंडेंट राज्य बैठा दिया, यहाँ एक इंडिपेंडेंट राज्य बैठा दिया। अब बोला कि भाई तुम लोग को कोने पे चारों तरफ बाउंड्री पे बैठा दिए, है ना। अब तुम लोग समझो, अगर कभी भी फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंशन का सोचेगा तो पहले वो इनसे लड़ेगा, और जब तक इनसे लड़ेगा तब तक वो जो बड़े पावरफुल लोग थे, ब्रिटेन, रशिया, ये लोग कूद के आ जाएंगे और इनकी मदद करेंगे और फिर से फ्रांस को मार थोपी के कहेंगे भाग अपनी जगह पर, जहाँ था मारो अस्थिर से कूदो कुआं। तो यही किया भाई। बहुत बढ़िया, होप आप समझ गए होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो अलग अलग पार्ट को अलग अलग भाग में बांट लिया। बेल्जियम को डाल दिया सेटअप इन द नॉर्दर्न पार्ट में, जेनेवा को पिडमॉन्ट के साथ जोड़ दिया, साउथ में प्रूशिया को दे दिया गया था गाइस टेरिटरी में, वेस्टर्न फ्रंटियर में। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हिस्से में सबको बांट दिया गया। चलिए, व्हाट हैपेंड विद जर्मनी कन्फेडरेशन? जर्मनी को एज इट इज छोड़ दिया गया था। याद रखना कि जर्मनी जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया था, अनटच्ड रहा। ठीक है, 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी को सेम टू सेम रहा। ठीक है भाई साहब, प्रूशिया के राजा बाद में इसी को मिला के जर्मनी एम्पायर, मतलब जर्मनी एज अ नेशन बनाएंगे। चलिए, व्हाट डिड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815 गिव रशिया एंड प्रूशिया? रशिया और प्रूशिया को क्या मिला गाइस? तो रशिया को मिला पोलैंड। याद रखना कि रशिया को क्या मिला? तो रशिया को मिला पोलैंड, और प्रूशिया को क्या मिला? तो प्रूशिया को पोर्शन ऑफ सैक्सोनी का मिला। ठीक है, तो रशिया को मिला पोलैंड और प्रूशिया को मिला सैक्सोनी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद व्हाट वाज द मेन एम इंटेंशन ऑफ द वियना कांग्रेस? मतलब उद्देश्य क्या था वियना कांग्रेस का? चलिए, टू रीस्टोर द मोनार्की। पहली बात तो मोनार्की को रीस्टोर करना। दूसरा बात, नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए हैं उस चेंजेस को खत्म करके एक न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश कर देना। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंजर्वेटिव रेजिम ऑफ यूरोप सेट इन 1815? क्या जानते हैं उनके बारे में आप? तो ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम थी। फिर से ऑटोक्रेटिक सिस्टम थी, यानी कि राजा अपने अकॉर्डिंग अपने मन से सारी व्यवस्था को चला सकता है, रन कर सकता है, वही सिस्टम था ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जानना आए वहाँ पूछ लेना भाई, देख भी लेना, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। Who continued to get inspired from the French Revolution and criticize the new conservative order? ठीक है, who continued to get inspired? कौन लगातार इंस्पायर हो रहा था? किससे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कौन इंस्पायर हो रहा था? तो यहाँ देखो भाई, कौन इंस्पायर हो रहा था? इंस्पायर्ड लिबरल, है ना। लिबरल्स जो थे वो इंस्पायर हो रहे थे, और लिबरल्स ना सिर्फ इंस्पायर हो रहे थे, लिबरल्स साथ ही साथ इंस्पायर कर भी रहे थे। किसको? पूरे यूरोप को। किस बात के लिए? तो नेशनलिस्ट फीलिंग के लिए। क्योंकि ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे गाइस जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे किस चीज को? मोनार्की को। और इनको क्या चाहिए था? इनको फिर से नेशनलिज्म चाहिए था। बहुत बढ़िया। 87, नेम वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। ठीक है, क्या इशू था भाई? दे वांट, लिबरल नेशनलिस्ट वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस।
इनका क्या डिमांड था, इनका फ्रीडम ऑफ प्रेस इनकी डिमांड थी, क्योंकि सेंसरशिप लगा दिया था बर्बन डायनेस्टी ने आते ही। तो सेंसरशिप की वजह से भैया कुछ बोल नहीं पा रहे थे, है ना, जेल जाने का भी डर था। तो इनको चाहिए था क्या, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। द रेवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप, ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारा, इस हिस्से को हम लोग अपने सेकंड पार्ट में शूट करते हैं, बिकॉज वीडियो आपको लगता है कि ऑलरेडी 1.5 आवर प्लस हो चुका है। इसको सेकंड पार्ट में लेके आते हैं बाकी हिस्सों को, ठीक है। टिल देन कंटिन्यू रहिए, जुड़े रहिए, और जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, कुछ कमी लगा हो तो उस कमी को मेंशन कर देना। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, सब कुछ कर देना। आप लोग बहुत टैलेंटेड हो यार, सबको पता है क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्रमोटिंग इट। टिल देन, बाय बाय।